एक बार फिर से अपनी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम रोज नामचा के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, जहां हमें व्यापारी बट्टा, रोकड़ बट्टा और डूबत ऋण के व्यवहार करने हैं। तो आज का सवाल थोड़ा बढ़िया रहेगा, समझने मिलेगा बहुत कुछ और आपके ये सब व्यवहार आगे भी देखने मिलेंगे आपको। तो आपको ध्यान से सवाल को सीखना है, ठीक है। लिखा हुआ निम्नलिखित व्यवहारों का परमेश्वर की बही में रोज नामचा लिखिए। हेडिंग आपको लिख लेनी, परमेश्वर की बही में रोज नामचा, ठीक है। 2014 जून 1 लिखा हुआ ₹5,000 रोकड़, ₹10,000 माल का स्टॉक तथा 15,000 के देनदार लाकर धंधा शुरू किया। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रोकड़, माल का स्टॉक और देनदार लाकर धंधा शुरू कर रहे हैं। अगर धंधा शुरू करते समय कुछ भी धंधे में आता है तो क्या बनती है? पूंजी बनती है। और धंधे में जो कुछ आता है वो हम क्या करते हैं? उधार करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है? रोकड़, माल का स्टॉक और देनदार, ये सब खाते हम उधार करेंगे और पूंजी खाते हम जमा करने के, जो हमने पहले भी सीख लिया था, ठीक है। सबसे पहले रोकड़ खाते उधार, माल का स्टॉक खाते उधार, देनदार खाते उधार, ठीक है। और ये सब हमारी क्या बनेगी? पूंजी बनेगी धंधे की, तो पूंजी खाते जमा कर देंगे, ठीक है। रोकड़ हम लाए 50,000, माल का स्टॉक लाए हम 10,000 और देनदार हमारे 15,000। इस प्रकार जब आप सबका टोटल करोगे तो पूंजी हमारे बनेगी 75,000, जो हम जमा कर देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो ये सब तो आपको आता होगा। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, मान लीजिए यहाँ पे देनदार की जगह अगर लेनदार होते तो लेनदार को हम उधार नहीं करते, ठीक है, क्योंकि लेनदार हमारे दायित्व होते हैं, दायित्व हमेशा जमा होता है, ठीक है। देनदार हमारी संपत्ति होती है, इसलिए हम संपत्ति को उधार करते हैं, जबकि देनदारों को हमको रकम चुकाने देती है, हमारा दायित्व होता है। तो देनदार को हमेशा जमा किया जाता है पूंजी के साथ, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, तारीख 2, श्रीमती शारदा के पास से ₹20,000 की लोन 10% ब्याज के साथ ली। तो हम यहाँ पर श्रीमती शारदा के पास से लोन ले रहे हैं। लोन के व्यवहार हमने सीख लिए थे। जब भी हम किसी के पास से लोन लेते हैं तो धंधे में रोकड़ आती है, आए तो हम उधार करते हैं, रोकड़ खाते उधार, और जिसके पास से लेते हैं उसे खाते हम जमा कर देते हैं, ठीक है। तो तारीख 2, रोकड़ खाते उधार, श्रीमती की लोन खाते से, इस प्रकार से 20,000, ठीक है। तारीख 3, परमेश्वर स्टोर में से ₹8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से खरीदा। जब भी आपके पास खरीदी बिक्री का व्यवहार आया, सबसे पहले आपको यह नक्की करना है कि व्यवहार किस प्रकार का है, रोकड़ से या उधार से। देखिए, रोकड़ शब्द का तो कोई उल्लेख है ही नहीं इसके अंदर, और जिसके पास से खरीदा इसका मतलब कृत्रिम व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है धंधे का, रामेश्वर स्टोर। इसका मतलब व्यवहार कैसा बन गया? ये उधार बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे उधार व्यवहार है तो एक खाता हमेशा व्यक्ति का होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में कहा है। तो व्यवहार क्या बनेगा? खरीदा है तो माल खरीद रहे हैं तो खरीद खाते उधार, रामेश्वर स्टोर खाते जमा कर देंगे, ठीक है। रकम को ध्यान रखोगे, यहाँ पर लिखा है 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा। चाहे व्यवहार उधार हो चाहे रोकड़ हो, हमको व्यापारी बट्टा गिनना ही पड़ता है। तो 10% व्यापारी बट्टा हमको माइनस करना रहता है, ठीक है। तो 8,000 का 10% 800 रुपए माइनस कर देंगे तो रकम आएगी 7,200। एंट्री करेंगे तारीख 3, खरीद खाते उधार, रामेश्वर स्टोर खाते जमा कर देंगे, ठीक है। रकम आएगी 7,200। व्यवहार समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। तारीख 5, गायत्री स्टोर को ₹5,000 का माल 10% व्यापारी बट्टे से बेचा है। सिंपल एंट्री, अब यहाँ पर हम बेच रहे हैं, सेम टू सेम एंट्री है। इसका मतलब व्यवहार कैसा है? ये उधार है, उधार व्यवहार है। तो यहाँ पर जो गायत्री स्टोर है वो हमारा माल खरीदने वाली है, इसका मतलब माल लेने वाली बनी। लेने वाले खाते हम उधार करेंगे, गायत्री स्टोर खाते उधार, बिक्री करिए, माल जाता है, बिक्री खाते जमा कर देंगे। तारीख 5, गायत्री स्टोर्स खाते उधार, बिक्री
खाते से। 5,000 का माल है, 10% व्यापारी बट्टा, 5,000 का 10% 500 रुपये माइनस कर देंगे, यहाँ पे आएगा 4500। सिंपल सी 10% के लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, केवल आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 10% का मतलब होता है पीछे से एक जीरो हटा देना। रकम आई 4500। आगे बढ़ते हैं। तारीख 7, राधा किशन स्टोर में से रुपए 15,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 10% रोकड़ बट्टा से खरीदा। आधी रकम का चेक दिया। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पर माल खरीद रहे हैं, व्यापारी बट्टा भी है, रोकड़ बट्टा भी है, और हम यहाँ पर आधी रकम का चेक भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले व्यवहार शुरू करने से पहले हमें इसमें कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। माल की कीमत, हम यहाँ पे माल खरीद रहे हैं 15,000 का, ठीक है। सबसे पहले हमेशा व्यापारी बट्टा माइनस किया जाता है, ठीक है। व्यापारी बट्टा 10% है, 15,000 का 10% का मतलब होता है 1500, माइनस करेंगे, रकम आएगी 13,500। अब हमें यहाँ पर 10% रोकड़ बट्टा भी निकालना है। आपको ये पता होना चाहिए कि रोकड़ बट्टा हमेशा रोकड़ व्यवहार पर ही गिना जाता है, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको? रोकड़ बट्टा उधार व्यवहार पर नहीं गिना जाता है। जितनी रकम मिलती है या जितनी रकम हम चुकाते हैं, केवल उस पर ही रोकड़ बट्टा गिना जाता है। तो हम यहाँ पर माल खरीद रहे हैं, उस पर हमने आधी रकम का चेक दिया, इसका मतलब आधी रकम का जो भी चेक देंगे उस पर हमको रोकड़ बट्टा मिलेगा। हमारी खरीदी कीमत कितनी हुई है अभी? 13,500, जो हमने निकाली व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद। तो 13,500 किसमें जाएगी? वो खरीद खाते में रकम जाएगी, ठीक है, खरीद खाते में। अब हम आधी रकम चुका रहे हैं, तो 13,500 को हमको आधा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 6,750 और आधी रकम 6,750। हमने आधा आधा करा, ठीक है। यहाँ पर अब जितनी रकम हम चुका रहे हैं, आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो, दोनों रकम बराबर ही है। उस पर हम क्या करेंगे? रोकड़ बट्टा। तो रोकड़ बट्टा कितना परसेंट है? 10%, ठीक है। क्या कहा मैंने आपको? जितनी रकम चुकाते हैं या जितनी रकम हमको मिलती है, केवल उस पर ही रोकड़ बट्टा गिनते हैं। तो 10% इसका निकालेंगे, पीछे से एक जीरो हटा देंगे, तो 675 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 6,075। इतनी रकम हमने चेक से चुकाई होगी, क्योंकि हमने आधी रकम चुका रहे हैं, उस पर भी हमको रोकड़ बट्टा मिलेगा। इसका मतलब एक्चुअल में हम चेक के थ्रू 6,075 चुकाएंगे, तो ये रकम जाएगी हमारी रोकड़ खाते, क्योंकि हम चुका रहे हैं आधी रकम, तो जाएगी रोकड़ खाते में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, रोकड़ बट्टे का लेखा बही में होता है। क्या कहा मैंने आपको? व्यापारी बट्टे का लेखा बही में नहीं किया जाता, जबकि रोकड़ बट्टे का लेखा बही में करना पड़ता है। तो ये एंट्री जाएगी रोकड़ बट्टा में। ध्यान रखिएगा, अगर हम माल खरीद रहे हैं तो रोकड़ बट्टा हमारे लिए लाभ है। क्या कहा मैंने आपको? अगर हम माल खरीदते हैं तो रोकड़ बट्टा हमारे लिए लाभ है, अगर हम माल बेचते हैं तो रोकड़ बट्टा हमारे लिए नुकसान होता है। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा? लाभ होगा, क्योंकि हमने माल खरीदा तो इसको हम जमा करेंगे, और रोकड़ हमारे पास जा रही है, इसको भी हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आधी रकम चुकाने बाकी है 6,750, तो ये जो चुकाने बाकी हमने किसके पास से माल खरीदा है? राधा किशन स्टोर में से। तो देने वाले व्यक्ति बन जाएंगे वो, तो ये रकम जाएगी राधा किशन स्टोर खाते, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे? जमा करेंगे। तो आप देख सकते हो, ये जमा एंट्री, ये जमा एंट्री और ये जमा एंट्री, और खरीदी हमेशा क्या होती है? उधार होती है, ठीक है। तो एंट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी, खरीद खाते उधार 13,500, रोकड़ बट्टा खाते जमा 675, रोकड़ खाते जमा 6,075, और लास्ट में राधा किशन स्टोर खाते जमा 6,750, ठीक है। इस प्रकार से कुछ एंट्री होगी। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया तो एक बार फिर से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, ठीक है। तारीख 7, खरीद खाते उधार, रोकड़ खाते से रोकड़ बट्टा खाते से। अगर आप खाली बट्टा लिखोगे तो भी चलेगा। तो राधा स्टोर खाते जमा कर देंगे, ठीक है, राधा किशन स्टोर। माल की रकम बनी थी हमारी 13,500, व्यापारी बट्टा माइनस करने के बाद रोकड़ हमने चुका है 6,075, रोकड़ बट्टा हमें मिला 675, और चुकाने कितने बाकी अभी भी? 6,750। अगर आपका ये टोटल इसके बराबर आ जाता है, इसका मतलब आपने ये कैलकुलेशन बराबर करिए, ठीक है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो 13,500 ही आना चाहिए, इसका मतलब आपका व्यवहार सही है। तो आई होप आपको ये व्यवहार समझ में आया होगा। आपको ध्यान देना है,
माल खरीदते माल आता है इसलिए खरीद खाते उधार लिखा है, और हमने रकम चुकाई है बैंक के थ्रू इसलिए रोकड़ बैंक एक ही बात होती है, पर आपको बैंक लिख लेना है, बैंक खाते जमा। और रोकड़ बट्टा हमारी आवक है, उपज खर्च खाते का नियम, ठीक है। तो रोकड़ बट्टा को हमने जमा करा, और आधा किसी स्टोर के पास हमने खरीदा, माल देने वाला व्यक्ति हो, देने वाले खाते हम जमा करते हैं। तो आपको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं। तारीख 10, विभूति के पास से ₹5000 का माल भेजने का ऑर्डर मिला। सिंपल सा टॉपिक है, मैंने आपको बताया था जब भी ऑर्डर की बात कहेगा इसका मतलब व्यवहार कैसा बन जाएगा, वो बिना आर्थिक। तारीख 10 लिखोगे आप, यह बिना आर्थिक व्यवहार है, ठीक है, बिन आर्थिक व्यवहार है, ठीक है, खत्म। आगे बढ़ते हैं। तारीख 12, विभूति के ऑर्डर के अनुसार का माल 10% व्यापारी भट्टे से भेजा, लाड़ी भाड़ा के ₹50 नकद चुका है। ध्यान दीजिएगा, विभूति ने हमको ऑर्डर दिया था, वो हमारा बिना आर्थिक व्यवहार था, पड़ा विभूति के ऑर्डर के अनुसार हमने उसको माल भेज दिया है। इसका मतलब हमने क्या करी, बिक्री करी विभूति के साथ, माल भेजा है, और कहीं भी रोकड़ शब्द का उल्लेख नहीं है। रोकड़ जो हमने चुकाया है वो लाड़ी भाड़ा चुकाया है, ठीक है, लाड़ी भाड़ा का उसकी तरफ से हम नहीं चुका रहे हैं यहाँ पर। बाकी जो व्यवहार है माल बेचने का वो कैसा है, उधार है। उधार व्यवहार में व्यक्ति का नाम आता है, तो विभूति खाते उधार, बिक्री खाते जमा, 10% व्यापारी भट्टा माइनस कर देंगे। कितने का माल का ऑर्डर दिया था हमने, 5000 का माल का, तारीख 10 में, जिसमें से हम 10% माइनस करेंगे तो रकम आएगी 4500। अब उसकी तरफ से लाड़ी भाड़ा भी हम ही चुका रहे हैं, तो दूसरा व्यवहार इसी के अंदर, लाड़ी भाड़ा खाते उधार, नकद चुकाया, रोकड़ खाते जमा। इसका मतलब तारीख 12 में दो व्यवहार होंगे। 12 तारीख पहला व्यवहार, विभूति खाते उधार, बिक्री खाते से 5000 का 10%, 500 माइनस करने के बाद रकम आएगी 4500, हमने यहाँ पे लिखी। आगे उसी के अंदर हम लाड़ी भाड़ा भी चुका रहे, तारीख 2। अगर संपत्ति का व्यवहार होता तो हम इसी के अंदर ऐड कर देते, पर ये खर्च का व्यवहार है, माल का व्यवहार है, तो हम अलग से एंट्री करेंगे। लाड़ी भाड़ा खाते उधार, रोकड़ खाते जमा। ₹50 आई होगी आपको एंट्री। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो तारीख नंबर 15 है, मोस्ट एमपी है, ध्यान दीजिएगा। विभूति दिवालिया घोषित होने पर ₹300 डूबत ऋण हुई, बाकी की रकम का चेक मिला। सिंपल से एंट्री, हमको विभूति के पास से लेने कितने थे, अभी हमने विभूति को माल बेचा था, 4500 रकम उसके पास से लेनी थी, पर यहाँ पर विभूति दिवालिया घोषित हो गया, इसका मतलब उसके पास पैसे नहीं बचे होंगे, तो ₹300 के हमारे क्या हो गए, डूबत ऋण। इसका मतलब हमारा ₹300 डूब गया, और बाकी के रकम का हमको चेक मिला। रकम लेनी थी हमको 4500, ₹300 डूब गया, तो कितने रुपए मिले होंगे हमको, ₹4200। ₹4200 का चेक आ रहा है, आए तो हम उधार करेंगे। तारीख 15, चेक मिला है, बैंक खाते उधार। सिंपल सी एंट्री है, केवल आपको दिमाग चलाना अपना। बैंक खाते उधार, डूबत ऋण हमारा नुकसान होता है, हमेशा उधार करते हैं, डूबत ऋण खाते उधार। और चैप्टर नंबर 2 में हमने इसको अच्छी तरह सीखा था, डूबत ऋण धंधे का नुकसान होता है, नुकसान हमेशा उधार करेंगे, उपज खर्च खाते का नियम, ठीक है। डूबत ऋण खाते उधार, देने वाला व्यक्ति यहाँ पे कौन है, विभूति, तो विभूति खाते से, विभूति के पास हमको लेने थे 4500, विभूति दिवालिया घोषित हो गया, डूबत ऋण हुई 300, विभूति के पास मिले होंगे हमको 4200। इस प्रकार से कुछ एंट्री बनी, आई होगी आपको, एकदम इजी एंट्री थी। आगे बढ़ते हैं। तारीख 16, अनुपम के ₹1050 के बाकी लेना पेटे, ₹1000 का चेक देकर हिसाब चुकता किया। हमारे पास से जो व्यक्ति है अनुपम, रकम मांगता हुआ कुछ 1050, बट हमने 1000 देकर हिसाब चुकता कर दिया उसको। इसका मतलब हमको यहाँ पर फायदा हो गया, आप देख सकते हो, अनुपम को देने थे 1050, पर हमने 1000 देकर ही मामला सुलझा दिया, ठीक है। तो हमको यहाँ पर लाभ हुआ ₹50 का, लाभ हुआ है, लाभ हमेशा जमा होता है। सबसे पहले अनुपम यहाँ पर पैसा लेने वाला है, तारीख 16, अनुपम खाते उधार, अनुपम को चुकाने थे 1050, हमारे पास चेक गया, बैंक खाते जमा करेंगे,
केवल चेक गया 1,000 रुपये का। अब यहाँ पर हमको 50 रुपये का लाभ हुआ है, तो लाभ को आप किस प्रकार से लिखोगे? तो आप लाभ को बट्टा के तरीके से भी लिख सकते हो या कसर, कसर को हम बट्टा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप बट्टा लिख लो या कसर, तो कसर खाते से, ठीक है। आप अगर बट्टा लिखोगे तो भी चलेगा। 50 रुपये का हमको फायदा हो गया, फायदा हमेशा जमा करते हैं। तो एंट्री बनी अनुपम खाते उधार, बैंक खाते से, कसर खाते से। तारीख 20, ईमानदार के पास से अपलिखित डूबत ऋण के ₹500 नकद वापस मिले। तो हमको यहाँ पर ईमानदार के पास से भूतकाल में कुछ डूबत ऋण के हुए होंगे 1500, बट अभी ईमानदार ने हमको यहाँ पर वापस कर दिए 1500 रुपये। तो नकद वापस मिलेगा, तो नकद आएगी, आए तो हम उधार करेंगे, ठीक है। नकद खाते उधार यानी रोकड़ खाते उधार, बट हम यहाँ पे ईमानदार खाता जमा नहीं करेंगे क्योंकि हमको टॉपिक दिया गया है डूबत ऋण। डूबत ऋण के जब भी वापस मिलता है तो हमारी आवक बनती है, डूबत ऋण वापसी खाते लिखेंगे, ठीक है। तो टोटल एंट्री क्या बनेगी? रोकड़ खाते उधार, डूबत ऋण वापसी खाते जमा। तारीख 20, रोकड़ खाते उधार, डूबत ऋण वापसी खाते से ₹1500। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आपको इस सवाल की प्रैक्टिस करनी, क्योंकि इसके ऊपर ही क्वेश्चन नंबर 13 निर्भर करता है, तो आपको अच्छी तरह ये वाला सवाल आना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, हम मिलेंगे फिर से आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।